नमस्कार। एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के अब तक हमने 8 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। 9वें अध्याय के ऊपर आज हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इस अध्याय में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछले अध्याय की तरफ ले जाना चाहूँगा, जहाँ पर हमने ये बात की थी कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग में वृद्धि हो रही थी। मैं चीज़ें कनेक्ट करते हुए आपको पढ़ा रहा हूँ। पिछली चीज़ों से आप कनेक्ट करेंगे अगले वाले चैप्टर को तो चीज़ें थोड़ा बेहतर तरीके से आपकी समझ में आएंगी। तो हमने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग बढ़ रहा था, लोहे के प्रयोग में वृद्धि हो रही थी और लोहे के प्रयोग में वृद्धि से इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था वो कृषि क्षेत्र पर पड़ा था। क्योंकि पहले जो खेतों की जुताई होती थी, जिस हल से जुताई होती थी, उस हल का फाल लकड़ी का बना होता था और लोहे के प्रयोग में वृद्धि के साथ ही अब जो हल का फाल था लोहे का बनाया जाने लगा, जिससे खेतों की जुताई अच्छी तरीके से होने लगी और अच्छी गुणवत्ता के साथ में होने लगी। तो नो डाउट इससे कृषि के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ा। कृषि के विकास के साथ साथ कुछ अन्य चीज़ों का भी विकास हो रहा था, जैसे शिल्प कला, मूर्ति कला, नई नई चीज़ें बनाई जाने लगी थी। व्यापार की दशाएं भी उन्नत हो रही थी। और दूसरी चीज़ हमने क्या देखी थी कि इधर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी तेज़ी से प्रचार प्रसार हो रहा था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी तेज़ी से विकास हो रहा था। अब जो आज का अध्याय है, हम उन्हीं दशाओं के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तभी इस चैप्टर का नाम रखा गया है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। कैसे कि यहाँ पर व्यापार की दशाएं जब उन्नत होती चली आ रही थी तो क्या क्या व्यापार की कंडीशंस थी, क्या क्या नई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली, किन किन चीज़ों का व्यापार होता था और व्यापारिक क्षेत्रों में भी अगर बात करें तो देश के या भारतीय उपमहाद्वीप के किन क्षेत्रों में व्यापारिक दशाएं सबसे ज़्यादा उन्नत हो रही थी और व्यापार की दशाएं उन्नत होने के साथ साथ राजाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन हुए, राजाओं की कार्यशैली में क्या क्या परिवर्तन हुए। ये सारी चीज़ें जब यहाँ तेज़ी से उभर रही थी, यानी भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो प्रोग्रेसिव स्टेट की तरफ था, तो उस टाइम पर विदेशी लोगों की भी रुचि जो है भारतीय उपमहाद्वीप को जानने में जो है तीव्र तरीके से उठने लगी थी। तो इस टाइम पर बहुत सारे तीर्थयात्री भी भारत आए थे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज के अध्याय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सब टॉपिक है व्यापार और व्यापारी। तो व्यापार और व्यापारी के अंतर्गत आप देखेंगे जो दक्षिण भारत था, हमारा साउथ इंडिया था, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था। जैसे यहाँ से सोना मिलता था, ठीक है। मसालों के लिए तो फेमस है ही, आप जानते ही हैं। मसालों में भी विशेष रूप से आप काली मिर्च को यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो सोना, मसाले, विशेष रूप से काली मिर्च, कीमती पत्थरों के लिए दक्षिण भारत जो है वो जाना जाता था। और काली मिर्च मसालों में अगर बात करी जाए तो जो रोमन एम्पायर था, रोमन साम्राज्य था, उसमें काली मिर्च की सबसे ज़्यादा मांग हुआ करती थी और इसी वजह से वे इस काली मिर्च को काला सोना भी कहते थे। तो यहाँ से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस टाइम पर दक्षिण भारत के साथ में रोमन साम्राज्य का व्यापार चला करता होगा, क्योंकि साउथ इंडिया से काफ़ी सारे रोमन सिक्कों की प्राप्त हुई है, जो यह संकेत देते हैं कि दक्षिण भारत का जो व्यापार था वो रोम के साथ में चला करता होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर अब नए नए समुद्री रास्तों की खोज भी जो है स्टार्ट हो चुकी थी और समुद्री रास्तों में जब से व्यापारी यात्रा करते थे, वो क्या करते थे, वो जब भी यात्रा करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान की, तो वो डिपेंड रहते थे मानसूनी हवाओं पे। मानसूनी हवा की सहायता से वे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करते थे। अफ्रीका और अरब का जो पूर्वी तट था, यहाँ से जो लोग भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट की यात्रा करते थे वे किस मानसून का सहारा लेते थे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का। यानी जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं अफ्रीका और अरब के पूर्वी तट से मतलब किधर चलती थी, भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चलती थी, तो वो इन्हीं व्यापारिक हवाओं का, व्यापारिक हवाएं इनको क्यों कहा जाता है, जैसे आप भूगोल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि ये व्यापारिक हवाएं, तो व्यापारिक हवाएं इनको इसीलिए नाम दिया गया था क्योंकि जो व्यापारी थे, जो बाहर से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आते थे, तो वो अपनी यात्रा में इन्हीं हवाओं का सहारा लेते थे। क्योंकि हालांकि जो है जल मार्ग बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी जितनी आज के टाइम में आपको देखने को मिलती है। तो उनका जो यान होते थे या जो भी उनके पानी के जहाज़ होते थे वो कम्प्लीटली डिपेंड होते थे व्यापारिक हवाओं पर। जिस तरह की हवा चलती थी उसी तरीके से वो अपनी दिशा निर्धारित करते थे। तो अफ्रीका और अरब के पूर्वी तट से जो व्यापारी भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट की ओर आते थे, वे दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के साथ में जो है, उनके फ्लो के साथ में जो है इधर आने का प्रयास करते थे। समुद्र तटों से लगे राज्यों को अगर आप देखें तो इसमें एक आता है मोवेंदार नाम का जो है टर्म आता है। ये मोवेंदार नाम का टर्म जो है ये किससे रिलेटेड है, जैसे आप दक्षिण भारत में जो देखेंगे आप समुद्र तट से लगे हुए 3 राज्य थे,
चोल, चेर और पांड्या। ठीक है, चोल, चेर और पांड्या। तो जो 3 शासक परिवार थे, चोल, चेर, पांड्या, इन परिवारों के जो मुखिया हुआ करते थे उनको मुवेंदार कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? मुवेंदार कहा जाता था। 2300 साल पहले दक्षिण भारत के शक्तिशाली राज्यों में से एक इनको माना जाता था। तीनों के दो दो सत्ता केंद्र हुआ करते थे। सत्ता केंद्र को आप एक तरीके से मान सकते हैं अगर समझने के लिए कंट्रोल सेंटर, क्योंकि आपको पता है कि चोल, चेर, पांड्य तीनों ही तटीय राज्य थे। तो एक जगह जहां पर इनको कंट्रोल करना था वो तटीय क्षेत्र था और आंतरिक हिस्सों का भी इनको कंट्रोल करना था। तो दो दो इन्होंने कंट्रोल सेंटर बनाए, एक तटीय क्षेत्र में, एक इंटरनल जो एरिया थे उनमें। ठीक है, और महत्वपूर्ण सत्ता केंद्रों में जैसे नाम की अगर आप बात करें तो पुहार या कावेरी पत्तनम, ये स्थान जो था ये चोलों का कंट्रोल सेंटर था। मदुरई जो थी ये पांड्य राजधानी थी, ये भी जो है पांड्यों का कंट्रोल सेंटर के रूप में इसको जाना जा सकता है। नियमित कर के बजाय ये लोग उपहारों की मांग करते थे, क्योंकि व्यापार इस टाइम पर बहुत तेजी से चल रहा था। तो जो भी व्यापारी वगैरह होते थे वो जो भी जिस चीज़ का भी व्यापार करते थे तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है इनको दिया करते थे, मतलब कैश के रूप में नहीं, मुद्रा के रूप में नहीं, बल्कि वस्तुओं के रूप में। ठीक है, तो नियमित कर के बजाय यहाँ पर उपहारों की मांग ज़्यादा होती थी। 200 सालों के बाद में वेस्टर्न इंडिया में, पश्चिमी भारत में सातवाहन वंश का प्रभाव जो है वो बढ़ने लगता है। सातवाहन वंश का प्रभाव बढ़ने लगता है। सातवाहन वंश के प्रमुख राजा माने जाते हैं श्री गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी माँ गौतमी बलश्री का जो एक अभिलेख है जिसमें दान दिए जाने का प्रमाण मिलता है, उसी अभिलेख से, यानी गौतमी बलश्री के अभिलेख से ही गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है। ये इसका सोर्स है। सभी सातवाहन शासक जो थे इनको क्या कहा जाता था? दक्षिणापथ के स्वामी। ये पूछा गया पॉइंट है, याद रखेंगे। दक्षिणापथ का स्वामी किसको कहा जाता था? सातवाहन शासकों को कहा जाता था। अब जब व्यापार की बात हो रही है, इस टाइम के व्यापार की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका सिल्क रूट, रेशम मार्ग, जिसका नाम आपने सुना होगा। देखिए, रेशम बनाने की जो टेक्नोलॉजी थी इसका आविष्कार सबसे पहले चाइना में हुआ था 7000 साल पहले। ठीक है, और चीन से जो रेशम लोगों द्वारा जिस मार्ग से दूसरे स्थानों तक ले जाया जाता था वही धीरे धीरे करके कालांतर में सिल्क रूट के नाम से फेमस हुआ। मतलब रेशम मार्ग जो है, इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग इसलिए पड़ा क्योंकि रेशम का जो व्यापार होता था विशेष रूप से चीन के साथ में होता था, क्योंकि चीन ने ही सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को जो है आविष्कार इसका किया था, इस तकनीकी का आविष्कार किया था। तो चीन से अन्य स्थानों पर अलग अलग क्षेत्रों में जो रेशम ले जाया जाता था, जिस रास्ते से ले जाया जाता था, कालांतर में इसी मार्ग को सिल्क रूट के नाम से जाना गया। 2000 साल पहले रोम के जो शासक थे और धनी लोग जो होते थे, प्रभुत्वशाली लोग जो होते थे, उनके बीच में रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन बन गया था। क्योंकि पहले रेशम केवल चाइना में होता था, जैसे जैसे चाइना से रेशम दूसरे स्थानों तक पहुंचा तो उसकी मांग बढ़ने लगी, क्योंकि वो देखने में काफ़ी आकर्षक होते थे। ठीक है, रेशम के जो कपड़े होते थे वो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होते थे। तो 2000 साल पहले रोम के शासक और जो धनी लोग थे उनके बीच में रेशमी कपड़े पहनने का एक प्रचलन सा बन गया, एक फैशन सा बन गया। ठीक है, शासकों द्वारा सिल्क रूट पर कंट्रोल करने का प्रयास किया गया, क्योंकि एक तरफ जहां पर रेशमी कपड़े की मांग में वृद्धि हो रही थी और इससे जो है एक अच्छा खासा मुनाफा जो है लोगों को, व्यापारियों को मिलता था, और वे इसी रूट से होकर के, इसी मार्ग से होकर के चाइना से रेशम देश के अन्य भागों में या अन्य क्षेत्रों में ले जाया करते थे। तो शासकों के द्वारा सिल्क रूट पर कंट्रोल करने का प्रयास किया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यापारी उस मार्ग पर यात्रा करते थे। कारण क्या था कि जो भी यात्री वहाँ से निकलेंगे, जो भी व्यापारी वहाँ से निकलेंगे, तो शासक कंट्रोल इसलिए करते थे कि व्यापारी जब यहाँ से निकलेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनके टैक्स का माध्यम बनेंगे। वो उनसे कर ले सकते हैं, वे उनसे शुल्क ले सकते हैं, वे उनसे उपहार ले सकते हैं और अपना मुनाफा कमा सकते हैं। तो शासकों के द्वारा सिल्क रूट पर कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। और ये प्रश्न आता है कि नियंत्रणकर्ताओं में, यानी कंट्रोल करने वाले शासकों में सबसे प्रमुख शासक कौन थे? तो ये कुषाण थे। ठीक है, कुषाण वंश के शासकों ने सिल्क रूट पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर ये कुषाण शासन करते थे। इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्रों के रूप में पेशावर और मथुरा को माना जाता है। इनके समय में सिल्क रूट की एक शाखा सेंट्रल एशिया से होते हुए सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। किसके समय में? कुषाणों के समय में।
कुषाणों के समय में सिल्क रूट की जो एक ब्रांच थी, एक मार्ग था, वो मध्य एशिया से होकर के कहाँ जाता था, सिंधु नदी के मुहाने के जो पोर्ट हुआ करते थे, बंदरगाह हुआ करते थे, पत्तन हुआ करते थे, वहां तक जाता था। सिंधु नदी के मुहाने के जो पत्तन थे, यहाँ से पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक रेशम पहुंचाया जाता था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि रोमन साम्राज्य तक जो रेशम पहुंचता था वो कहाँ से पहुंचता था, सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों से होकर पहुंचता था। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में सोने के सिक्कों का प्रचलन भी कुषाणों ने स्टार्ट किया। ठीक है। सोने के सिक्के जारी करने का जो श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है, वो कुषाणों को जाता है। अब अगला टॉपिक आता है आपका कुषाण और बौद्ध धर्म। यहाँ पर हम जानेंगे कि कुषाणों के समय में बौद्ध धर्म में क्या क्या विकास हुआ, किस तरीके से यहाँ पे चीजें घटित हुई। तो कुषाण वंश का सबसे प्रमुख राजा माना जाता है कनिष्क को। ये 1900 साल पहले शासन करता था। कनिष्क के समय में ही बौद्ध परिषद का गठन हुआ था। कनिष्क के समय में ही बौद्ध परिषद का गठन हुआ था। कनिष्क किस वंश से संबंधित था, कुषाण वंश से संबंधित था। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष रहते थे। ठीक है। कनिष्क के दरबार में कौन रहता था, अश्वघोष रहते थे। और इन्होंने किसकी रचना की, बुद्ध चरितम की। बुद्ध चरित की रचना किसने की, अश्वघोष ने की। अश्वघोष किसके दरबार से संबंधित थे, कनिष्क के दरबार में संबंधित थे। कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म की जो एक प्रमुख शाखा मानी जाती है, महायान शाखा, इसका विकास हुआ था। यानी इससे पहले जो बौद्ध धर्म में आस्था रखी जाती थी लोगों के द्वारा, तब तक मूर्तियों का निर्माण नहीं होता था। ठीक है। महायान शाखा के विकास के साथ ही जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, इन्होंने बुद्ध की प्रतिमाओं को पूजना प्रारंभ कर दिया। यानी महायान शाखा के विकास के साथ ही बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण आरंभ हो जाता है। और बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण मुख्य रूप से 2 स्थलों पर किया जाता था। यानी जो 2 प्रमुख स्थल माने जाते थे जो कि बुद्ध की प्रतिमाओं के लिए फेमस थे, एक आपका मथुरा, एक आपका तक्षशिला। ये बुद्ध की प्रतिमा निर्माण करने वाले 2 प्रमुख स्थलों में से एक माने जाते हैं। इसके साथ साथ इसी समय में बोधिसत्व की आस्था में भी परिवर्तन आया। ठीक है। आस्था यानी जो विश्वास जिस तरीके से वो बौद्ध धर्म पर रखते थे, उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। पूजा में लोकप्रियता यहाँ पर बढ़ने लगी थी बोधिसत्व की। पूरे मध्य एशिया, चाइना, कोरिया, जापान तक जो है बौद्ध धर्म का विस्तार जो है इस टाइम पे होता है। पश्चिमी और दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार के साथ साथ यहाँ पहाड़ों में गुफाएं भी खोदी गई थी। जो विहार वगैरह होते थे, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियाँ रहते थे, वो गुफाएं भी जो है उनके लिए बनाई गई। दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया में भी बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। ये किस वंश के समय की घटना है, ये कुषाण वंश के समय की घटना है। इसके साथ साथ एक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप है, यानी बौद्ध धर्म जब स्टार्ट हुआ था तो उसका एक जो इनिशियल फॉर्म था थेरवाद, ठीक है, इसका भी अधिक प्रचलन जो है इस टाइम पर होने लगा था। इस समय पर कुछ तीर्थयात्री भी जो है भारत की यात्रा के लिए आए थे। तीर्थयात्रियों में चाइना के प्रमुख तीर्थयात्री यहाँ पर देखे जा सकते हैं, जैसे फाहियान। वैसे इसका जो ओरिजिनल नाम था फा शियन था, फा शियन, लेकिन इसको हम जनरली अपनी लैंग्वेज में फाइयान कह देते हैं। इसी तरीके से वेनसांग को हम मतलब वेनसांग हम अपनी जनरली लैंग्वेज में इसको वेनशांग बोलते हैं, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नेम था वो श्वेनसांग था, जो कि एनसीईआरटी हमको बताती है। और एक था आपका इत्सिंग। ये तीर्थयात्री भी जो है यहाँ पर भारत की उपमहाद्वीप की यात्रा करने के लिए आए थे और यहाँ से बहुत सारी चीज़ों का संकलन, यहाँ से बौद्ध ग्रंथों का संकलन, भारतीय जो उपमहाद्वीप में किस तरीके का कल्चर था, व्यापार की दशाएं क्या थी, इन्होंने अपने लेखों में इन सारी चीज़ों के बारे में बताया भी है। तो फायान जो आए थे भारत, वो आया था 1600 साल पहले, वेनशांग आया था 1400 साल पहले और इत्सिंग आया था 1350 साल पहले। मतलब ये जो है हिस्ट्री में जब भी हम चीज़ों को समझते हैं तो इस अंतर को हम बहुत बड़ा अंतर नहीं कहते हैं। तो लगभग एक ही कालखंड के आसपास ये जो है चीनी तीर्थयात्री जो है भारत आए थे। श्वेनसांग या ह्वेनसांग और अन्य तीर्थयात्रियों ने सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र जो कि नालंदा था, बिहार में नालंदा, यहाँ पर अध्ययन भी किया था। ठीक है। वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया, किस इंस्टीट्यूट में अध्ययन किया, तो वो आप याद रखेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी। इसी समय पर भक्ति की शुरुआत होती है। यानी भक्ति की शुरुआत का मतलब क्या है कि इससे पहले जो लोग जैसे वैदिक धर्म से जो चीज़ें चली आ रही थी तो उसमें थोड़ा सा चेंज यहाँ पे होता है। यहाँ पर देवी देवताओं की पूजा का चलन स्टार्ट होता है इसी टाइम पे, जैसे शिव की पूजा, विष्णु भगवान की पूजा, दुर्गा की पूजा, इस तरीके से पूजा का चलन स्टार्ट होता है। भक्ति मार्ग क्या है, इसकी चर्चा भगवत गीता में मिलती है, आपको पता होना चाहिए। भगवत गीता क्या है, ये महाभारत हमारा महाकाव्य है। इस महाभारत के अध्याय 11 का एक पार्ट है भगवत गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो है युद्ध भूमि में उपदेश दिए गए हैं और उन उपदेशों का जो सार है,
ठीक है, वही क्या है, भगवत गीता है। कलाकारों के द्वारा देवी देवताओं की मूर्तियां भी इस समय पर तैयार की जाने लगी थी। जैसे मध्य प्रदेश में एक स्थान पड़ता है एरण, एरण से जो है भगवान विष्णु के वराह स्वरूप की मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई है। ठीक है, मध्य प्रदेश का स्थान है एरण, एरण से भगवान विष्णु के वराह स्वरूप की मूर्ति प्राप्त हुई है। 1400 साल पहले शिव भक्त जो कि दक्षिण भारत के थे, अप्पार जिनका नाम था, इन्होंने शिव स्तुति नामक कविता की रचना की थी। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। मतलब भक्ति परंपरा का प्रचलन जब स्टार्ट हो रहा था तो चित्रों के माध्यम से, शिल्प कला के माध्यम से, मतलब विभिन्न प्रकार की मूर्तियां वगैरह बना करके, विभिन्न प्रकार के स्थापत्य मतलब मंदिर वगैरह या कोई भी पूजा स्थल वगैरह, ये सारी चीज़ें बना करके इनके माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा देने का काम भक्ति परंपरा ने किया था। हिंदू शब्द के ऊपर बात करते हैं। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है, इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। इसे अरबों और ईरानियों के द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। ये पॉइंट आप पहले भी पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जिस कालखंड में भारतीय उपमहाद्वीप में ये सारी चीज़ें चल रही थी जिनके बारे में आपने ऊपर पढ़ा, इसी टाइम पर देश से बाहर यानी भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर क्या हो रहा था। तो 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय लगभग इसी समय होता है। ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो बैथलेहम में हुआ था, जो कि एक रोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। जिस तरीके से हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ आपका भगवत गीता है, उसी तरीके से ईसा मसीह के जो उपदेश हैं वो बाइबल नामक ग्रंथ में संकलित किए गए हैं। पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप में जो है ईसाई धर्म का विस्तार होता है। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 वर्षों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के वेस्टर्न कोस्ट पर, पश्चिमी तट पर सबसे पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिम एशिया से आए थे। तो ये पॉइंट आपको विशेष रूप से यहाँ पर याद रखना है कि भारत में सबसे पहले सॉरी भारत में सबसे पहले ईसाई धर्म प्रचारक कब आए थे। ठीक है, तो ये आए थे ईसा मसीह के जन्म के 100 वर्षों के अंदर ही, मतलब अपनी शुरुआती स्टेज में ही ये लोग जो है पश्चिम एशिया से कहाँ पे आए थे, भारत के उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़, जैसे केरल में ईसाइयों का एक प्रजाति पाई जाती है जिनको सीरियाई ईसाई कहा जाता है, सीरियाई ईसाई कहा जाता है। ये सीरियाई ईसाई जो है संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे, पश्चिम एशिया से इनका आगमन हुआ था। जैसे कि आपने ऊपर देखा कि ईसा मसीह की मृत्यु के 100 वर्षों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर सबसे पहले ईसाई धर्म प्रचारक जो है वो कहाँ से आए, पश्चिम एशिया से आए। तो जो वर्तमान में सीरियाई ईसाई पाए जाते हैं केरल में, तो संभवतः इनका आगमन पश्चिम एशिया से हुआ होगा और इनके जो पूर्वज हैं वो कभी यहाँ पर आए होंगे। और इस सीरियाई ईसाइयों को विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कीजिएगा, ऐसे लोगों तक शेयर कीजिएगा जो कहीं से भी कोचिंग नहीं ले रहे हैं। और क्लास अगर पसंद आता है तो क्लास के बाद में कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू, फीडबैक और रिस्पॉन्स देना न भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।